बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खलीज की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो गई है और दो बड़े वाक़यात हुए हैं जिनके बाद जंग की तबाही का दायरा ज़्यादा फैलता हुआ लग रहा है। एक वाक़या तो ये हुआ कि अमेरिका ने जज़ीरा खार पर कब्ज़े का फ़ैसला किया है। ये अगरचे किसी भी मुबस्सर की समझ में ये बात नहीं आ रही कि इस कब्ज़े को मेंटेन कैसे किया जाएगा। वहाँ 5000 मेरीन एम्फीबियन मेरीन्स उतारे जाएंगे, यानी जो समुंदर में भी कार्रवाई कर सकते हैं और ज़मीन पर भी, लेकिन उनकी हिफाजत कैसे होगी। और दूसरा ये कि ईरान ने जो इशारा दिया है उसके बाद दुबई की मुकम्मल तबाही का ख़तरा पैदा हो गया। और साथ ही एक बड़ी खबर ये है कि ईरान ने पहली बार सऊदी अरब की मगरबी बंदरगाहों पर हमले का फ़ैसला किया है, इसलिए कि खलीज फ़ारस की तरफ से सऊदी तेल की सप्लाई बंद हो जाने के बाद सऊदी अरब ने पाइपलाइनों के ज़रिए सारा तेल मगरब की तरफ पहुँचाकर बहरा अहमर की बंदरगाहों की तरफ कर दिया। वहाँ से सऊदी तेल की सप्लाई बदस्तूर जारी है और पाकिस्तान भी वहीं से तेल ले रहा है। लेकिन अब अल जज़ीरा की खबर यह है कि ईरान ने इन बंदरगाहों पर भी कब्ज़े का फ़ैसला किया है। अच्छा, शुरू करते हैं मुकम्मल ये दुबई की मुकम्मल तबाही का जो ख़तरा है वो खार जज़ीरे पर अमेरिका ने हमला किया, उसकी तफसील आपने पढ़ ली। तो उसका बदला लेने के लिए ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई का फ़ैसला किया और दुबई वालों को अल्टीमेटम दिया है कि वो हर उस जगह से निकल जाएं जहां जहां अमरीकी ठिकाने या मफादात हैं। अच्छा, अमरीकी ठिकानों में तो ज़ाहिर है अमरीका के अड्डे हैं, लेकिन वो तो कम है। लेकिन अमेरिका के मफादात दुबई में फैले हुए हैं। मसलन अमरीकी कंपनियां, अमरीकी बैंक और ऐसी अमरीकी कंपनियां जो बज़ाहत यानी जो जिनका कोई ताल्लुक दिफाई मामला से नहीं है, लेकिन उनकी अहमियत स्ट्रेटजिक होती है, जैसे कि बैंक और जैसे कि एयरलाइंस और बहुत सारे इदारे अमरीका के सकाफ़ती मरकज़ हैं। हर तरह की इमारतें दुबई में फैली हुई हैं और इसका मतलब यह है कि दुबई का बेशतर हिस्सा अब ईरानी मिज़ाइलों की जद में है। और ये बात तो साबित हो चुकी है कि ईरान के पास अब भी इतने मिज़ाइल हैं कि वो उनको कुछ अर्सा तक लॉन्च कर सकता है, उनसे हमले कर सकता है। कितनी तादाद में है अमेरिका को ये अभी तक नहीं पता। उसका सबूत हमने कल देखा कि जब कल अमेरिका और इसराइल ने ये उनके ज़राए ने ये ऐलान किया कि हमने ईरान में मिज़ाइलों की एक और अड्डे का सुराग लगा लिया है, अब इसको तबाह कर देंगे। इसका मतलब ये है कि इस अड्डे का अब तक अमेरिका को पता नहीं था। यानी जंग के 14वें रोज़ 15वें रोज़ उनको पता चला कि यहाँ भी एक मिज़ाइलों का अड्डा मौजूद है। तो इससे ये मतलब भी निकाला जा सकता है कि ईरान के और भी कुछ अड्डे ऐसे होंगे जिनका सुराग अमेरिका को अभी तक नहीं मिल सका। तो अब दुबई का अंदाज़ा कीजिए, दुबई की सूरत हाल क्या है। दुबई बहुत फैला हुआ शहर है, बहुत ही बड़ा शहर है। आबादी के लिहाज से तो ये इतना बड़ा शहर नहीं है, यानी 40 लाख आबादी है। 40 लाख आबादी का मतलब ये है कि लाहौर का 1/3, क्योंकि लाहौर 1 करोड़ 20 लाख, लाहौर की आबादी अगर 1 करोड़ 20 लाख भी मान ली जाए तो दुबई कराची लाहौर से तीसरा हिस्सा छोटा है और कराची के मुकाबले में तो ये 6 गुना छोटा है। यानी कराची तो 3 करोड़ आबादी का शहर है, लेकिन रकबे का एतबार देखिए कि दुबई 4000 मुरबा किलोमीटर में फैला हुआ है। 4000 मुरबा किलोमीटर में इतना बड़ा रकबा है। इसके मुकाबले में ये 40 लाख का शहर है, 4000 मुरबा किलोमीटर, और इसके मुकाबले में कराची जिसकी आबादी 3 करोड़ है वो 3500 किलोमीटर पर फैला हुआ। 3500 मुरबा किलोमीटर, यानी दुबई से 7 गुना बड़ा शहर, लेकिन रकबे में दुबई से 500 मुरबा किलोमीटर कम। और लाहौर जो दुबई से 3 गुना बड़ा शहर है, इसका रकबा है 1700 मुरबा किलोमीटर, यानी 2000 से भी कम। और इससे 6 गुना छोटा शहर लाहौर से दुगने से भी ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है, यानी 1700 किलोमीटर के मुकाबले में दुबई का रकबा है 4000 किलोमीटर मुरबा किलोमीटर। तो इतने बड़े रकबे पर फैला हुआ है और वहाँ से पूरी इतलात तो नहीं आ रही, क्योंकि इतलात पर वहाँ भी सेंसर है। अगर से मेन वाक़या सामने आ जाते हैं, लेकिन दुबई के अंदर की सूरत हाल क्या है इसकी तफसील छन छन कर आती है। और वो तफसील ये बताती है कि दुबई के वसी इलाके, ख़ास तौर पर वो जो पोर्ट सोसाइटियाँ, रिहायशी सोसाइटियाँ, जहाँ एक एक घर अरबों रुपए मालियत का है, कई अरब रुपए मालियत का, वो खाली पड़ी हुई हैं।
कारोबारी सरगर्मियाँ भी ठंडी हो चुकी हैं। बहुत सारे इलाकों में कोई एक्टिविटी उस तरह की होती नज़र नहीं आ रही, और वो उनके जो स्काई स्क्रैपर थे जो रात को जगमगाते थे, उनकी रोशनियाँ भी कम पड़ गई हैं। तो अब ईरान की इस नई धमकी के बाद ज़ाहिर है ये चीज़ तो अब शुबे में नहीं रही कि ईरान के पास अब भी इतनी सलाहियत है। और ख़ास तौर पर दुबई जो ईरान के साहल से बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल ईरानी साहलों के मुकाबले में सामने वाक़ है, तो वहाँ तो वो अगर मिज़ाइल कम पड़ जाए उसके पास तो वो ड्रोन इतने भेज सकता है कि अपने इस वादे पर वो अपनी इस धमकी पर अमल कर सकता है कि दुबई में जहाँ जहाँ अमरीकी मफादात हैं, और कुछ इलाकों को तो उसने मेंशन भी किया कि बंदरगाह का सारा इलाका खाली कर दिया जाए, एयरपोर्ट्स का सारा इलाका खाली कर दिया जाए, और अमरीकी सिफारती मरकज़, अमरीका के सकाफ़ती मरकज़, अमरीका की एयरलाइंस हैं, अमरीका के बैंक, ये सारे इलाके, ये सारे दफातर जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ के लोग दुबई खाली कर दें। तो मतलब ये है कि इस तरह तो दुबई का 75% रकबा खाली हो जाएगा। ये दुबई का एपोकलिप्स है, बहुत बड़ी तबाही है। इतनी बड़ी तबाही कि आज से 1 साल पहले दुबई क्या दुनिया के किसी शख्स ने भी नहीं सोचा होगा कि दुनिया की इस मालियाती जन्नत को इस तरह तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि दुबई की हालत मज़ीद ख़राब होने वाली है। और दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमारात का एक टर्मिनल शारजा में तबाह हो गया है ईरानी बमबारी से, और इसकी अहमियत ये है कि जहाँ से तेल की सप्लाई बदस्तूर जारी थी, आप नक्शा देखें, ये जो फुजैरा है ये खलीज फ़ारस में नहीं है। अमारात का जो दूसरा साहिल है जो खलीज ओमान पर है और जो ईरानी बमबारी से बड़ी हद तक बचा हुआ था, तो वहाँ से तेल की सप्लाई जारी थी, क्योंकि ये आबनाए हुर्मुज़ में से होकर नहीं जाती, आबनाए हुर्मुज़ से ये बाहर है, खलीज ओमान की तरफ है। तो यहाँ से तेल की सप्लाई बदस्तूर जारी थी, क्योंकि आपके इल्म में है कि मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर भी एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पाइप लाइनों का जाल है। दुबई से जो तेल बाहर जाना बंद हुआ तो उसका रुख दुबई वाले, अमारात वाले इस तरफ कर रहे थे, यानी उन साहली इलाकों पर, उन साहली इलाकों की तरफ कर रहे थे जो खलीज फ़ारस से बाहर की तरफ खलीज ओमान में वाक़ हैं। लेकिन ईरान के मिज़ाइलों ने जहाँ तबाही मचाई और इनका एक बड़ा ऑयल टर्मिनल, यानी डंपिंग क्या कहते हैं, ज़ख़ीरा, बहुत बड़ा स्टोर, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा तेल का उन्होंने तबाह कर दिया है। और जब तक वहाँ अब नुकसान का इजाला नहीं होता तो फुजैरा की बंदरगाह से भी तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। और अल जज़ीरा ने रिपोर्ट दी है कि ईरान ने गल्फ़ ममालिक पर हमलों की पॉलिसी इसलिए इख्तियार की थी कि उसका ख्याल था कि इन मुल्कों के दबाव के तहत अमेरिका हमले बंद कर देगा, लेकिन ये पॉलिसी कामयाब नहीं हुई। अब ईरान ने मुतबादिल पॉलिसी पर अमल करने का फ़ैसला किया, और मुतबादिल पॉलिसी का जब मरकज़ी नुक्ता है वो ये है कि तेल का बहरान पैदा कर दिया जाए। और अगर सऊदी अरब की मगरबी बंदरगाहों से तेल की सप्लाई जारी रहती है तो ज़ाहिर है कि ये बहरान उतना शदीद नहीं होगा जितना कि ईरान चाहता है। चुनांचे अब उसने ये फ़ैसला किया है कि दुबई ये मगरबी, यानी सऊदी अरब की मगरबी बंदरगाहों और वहाँ से जितनी भी ऑयल टर्मिनल्स हैं, जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, उनको हिट किया जाए और वहाँ से तेल की सप्लाई रोक दी जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये सऊदी अरब के लिए भी बड़ी खौफनाक ख़बर है, और बाकी दुनिया के लिए भी। इसमें एक चीज़ जो बचाव का सबब बन सकती है वो ये है कि इतनी दूर जब ड्रोन जाएंगी, क्योंकि ये फासला खासा फासला है, तो सऊदी अरब के पास ड्रोन गिराने की जो सिस्टम है, जो मशीनरी है, वो तो कारगर है। वो ड्रोन ज़्यादातर गिरा लेते हैं। ईरान के अगर 100 ड्रोन सऊदी अरब में जाते हैं तो 2 हिट करते हैं, बाकी गिरा लिए जाते हैं। और मगरबी इलाका चूँकि बहुत दूर है इसलिए वहाँ ड्रोन इतने कारगर साबित नहीं होंगे, लेकिन मिज़ाइल अगर दागे जाते हैं तो मिज़ाइलों की हिट करने की शरह ज़्यादा होती है। अब तक हमने ये देखा है कि इसराइल में भी और अरब मुल्कों में भी जो ईरान ने मिज़ाइल दागे हैं उनकी कामयाबी का जो रेशो है वो तकरीबन 30 से 40% तक है। यानी कि अगर 10 मिज़ाइल दागे जाते हैं तो 3 या 4 निशाने पर जाकर लगते हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान आपने ये एक बड़ी ख़बर देखी कि ये जो खार्ग जज़ीरा है, खार्ग, इसको हम पहले खर्ज पढ़ते थे तो पता चला कि ये खार्ग है। तो खार्ग जज़ीरा जो छोटा सा जज़ीरा है, 5 किलोमीटर लंबाई है उसकी टोटल,
تو امریکہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس پر شدید ترین بمباری کی ہے اور 90 ٹارگٹ وہاں تباہ کر دیے ہیں۔ تو 90 ٹارگٹ سے مراد کوئی فوجی چھاؤنیاں یا فوجی اڈے نہیں ہیں، کیونکہ اتنے رقبے میں 5 کلومیٹر کی چوڑائی میں کل 20-25 مربع کلومیٹر کا یہ سارا چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ اتنا چھوٹا سا ہے کہ گلف کا اگر آپ اسٹینڈرڈ سائز نقشہ لیں تو آپ کو وہاں یہ جزیرہ نہیں ملے گا، کلوز اپ میں جا کر اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو اتنے چھوٹے جزیرے پر بیسز تو 2-4 ہی ہوں گی، لیکن زیادہ وہاں یہ جو امریکہ کہتا ہے کہ 90 ٹارگٹ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میزائل سسٹم، کوئی لانچنگ پیڈ، کوئی فوجی گاڑی، کوئی ہوائی جہاز، یعنی ہر چیز کو اس نے امریکہ نے ٹارگٹ میں شمار کیا۔ اور گویا کہ خارق جزیرے میں ایران کی اب کوئی فوجی تنصیب باقی نہیں رہی، صرف تیل کے ذخیرے ہیں، تیل کی ترسیبات ہیں۔ اور یہ بڑا اہم اس لیے ہے کہ ایران کی جو تیل کی سپلائی ہے وہ ساری کی ساری، تقریباً ساری کی ساری یہیں سے ہو کر جاتی ہے، 90% کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس جزیرے پر امریکہ قبضہ کر لیتا ہے، جیسا کہ اب یہ اعلان ہو گیا ہے باضابطہ طور پر کہ خارق جزیرے پر امریکہ قبضہ کرے گا، یہ تو طے ہو گیا، لیکن یہ قبضہ ہوگا کیسے؟ قبضہ کرنا بھی آسان ہوگا، یہاں امریکہ کر لے گا قبضہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایران کے ساحل کے بالکل پاس ہے، چند کلومیٹر کے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ایران کا ساحل ہے۔ تو وہاں سے جو راکٹ آئیں گے تو امریکی میرینز ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، ان کو کیسے روکیں گے؟ کیونکہ میزائل ہو یا ڈرون ہو، ان کو روکنے کے لیے ایک بڑا زبردست ڈیفنس شیلڈ سسٹم لگانا پڑتا ہے جو وہاں نہیں ہے، یعنی امریکی فوجی پہلے اتریں گے پھر لگائیں گے۔ یہ کم سے کم ہماری سمجھ میں، بلکہ میں نے جتنے بھی دنیا کے جو تجزیہ نگار ہیں، جو رپورٹیں ہیں، ان میں پڑھا ہے، تو کسی کو یہ نہیں پتا کہ امریکہ یہ قبضہ مینٹین کیسے کرے گا۔ ہاں یہ ہے کہ امریکہ نے کچھ ملکوں سے بات کر لی ہے کہ وہ اپنے جنگی جہاز گلف میں بھیجیں، آبنائے ہرمز کی طرف بھیجیں۔ یہ کون کون سے ملک بھیجتے ہیں؟ نام تو بہت ساروں کے آئے، برطانیہ کی بھی آیا، چین کا بھی آیا، دوسرے ملکوں کا بھی آیا۔ تو کیا چین بھی بھیجے گا جنگی جہاز؟ ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ چین بھی بھیجے گا، لیکن امریکہ نے چین سے بھی مطالبہ کیا ہے، جنوبی کوریا سے بھی کیا ہے، جاپان سے بھی کیا ہے، یورپی ملکوں سے بھی کیا ہے۔ اور اطلاعات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ یورپی ملک تو اور جنوبی کوریا بھی شاید اپنے جہاز بھیج دے گا، لیکن وہ جہاز بھی تو ہٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے کوئی یا تو متبادل حکمت عملی سوچی ہوگی کہ ہم نے کیسے بچانا ہے۔ اور یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ ماضی میں جب امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم آبنائے ہرمز کو بند کرنے نہیں دیں گے، اور اگر اس نے بند کی تو ہم کھلوا لیں گے، یہ دعویٰ اس طرح غلط نکلا کہ ایران نے آبنائے کو بند بھی کیا اور اس کی بندش ابھی تک جاری ہے۔ اور پتہ یہ چلا کہ امریکہ کو یہ اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، جو رپورٹیں چھپی ہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ امریکہ کو اندازہ کیوں نہیں تھا۔ امریکہ کا اندازہ یہ تھا کہ ایران یہ کام سمندری جہازوں کو کھڑا کر کے یا بارودی سرنگیں لگا کر یہ ناکہ بندی کرے گا، اور ہم جا کر بارودی سرنگیں ہٹا دیں گے، جہازوں کو تباہ کر دیں گے، ڈبو دیں گے۔ لیکن امریکہ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایران ڈرون اور راکٹ مار کر جہازوں کو روکے گا۔ اب تک ایران 16 جہازوں کو ہٹ کر چکا ہے۔ تو یہ بات بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ کو کیوں پتہ نہیں تھا کہ ایران ڈرون بھیجے گا، میزائل بھیجے گا، راکٹ بھیجے گا اور جہازوں کو ہٹ کرے گا۔ یہ امریکہ کو کیوں پتہ نہیں تھا؟ کیونکہ یہی چیز روکنی مشکل ہے۔ بارودی سرنگوں کا صفایا بھی کیا جا سکتا ہے، سمندری جہازوں کو ڈبویا بھی جا سکتا ہے، جو کسی کو ڈبو دیے، لیکن ان حملوں کا ازالہ تو ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان تمام اڈوں کی نشاندہی کر کے انہیں ہٹ کیا جائے جہاں سے یہ ڈرون یا راکٹ چلتے ہیں۔ لیکن اب صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک تعداد ان اڈوں کی ایسی ہے جن کا امریکہ یا اسرائیل ابھی تک سراغ نہیں لگا سکے۔ تو یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے امریکہ کے لیے بھی، اور تیل کے عالمی برآمدات کے لیے بھی۔ جو ملک دنیا بھر کے جو ممالک تیل استعمال کرتے ہیں، اور سبھی ممالک تیل استعمال کرتے ہیں، سب کے لیے یہ پریشانی ہے۔ اب ایک نئی ڈیولپمنٹ اس میں ضمنی طور پر یہ بھی ہوئی ہے کہ ایران اور انڈیا کی صلح ہو گئی ہے، اور اس صلح کے تحت ایران کے سفیر نے دلی میں پرسوں یہ بات کی کہ بھارت اور ایران دونوں کی قسمت ایک ہی ہے، دونوں کا نصیب ایک ہی ہے۔ تو اس بیان کا کیا مطلب ہے یہ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایران نے انڈیا کے جہازوں کو ہرمز آنے جانے کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد
दो भारतीय जहाज़ माया गैस से लदे हुए ईरान से वो पहुंच गए हैं भारत वापस, यानी अभी पहुंचे नहीं हैं तो पहुंचने वाले होंगे, लेकिन वो हुर्मुज़ से निकल चुके हैं। यानी ये ईरान और इंडिया की सुलह एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि चंद रोज़ पहले तक दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत कशीदगी थी। अच्छा, ये सूरत हाल हो गई। और अब जो नुकसानात का मामला है वो आपने खार्क जजीरे की रिपोर्ट पढ़ ली। ये ईरान का बड़ा नुकसान है कि वहाँ ईरान की फ़ौजी तरसीबात चूँकि ख़ासी ज़्यादा थी, और इतला ये भी है कि हुर्मुज़ में बहुत सारे राकेट इसी जजीरे से फायर होते थे, और अगर ऐसा है तो फिर ये ईरान के लिए एक बड़ा नुकसान है। दूसरी तरफ तेहरान में, शिराज में और दूसरे शहरों पर बमबारी हुई है, तबरेज़ पर बमबारी हुई है, जो नुकसानात हुए वो। दूसरी तरफ ईरान ने जो जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं उनमें एक तो ये फुजारा वाली है, जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। इसी तरह सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर उसने हिट किया है, और वहाँ अमेरिका का एक जो रिफ्यूलिंग वाला तैयारा है, टैंकर, वो तबाह हो गया है। और ये समझ लीजिए कि दूसरा तैयारा तबाह हुआ। एक तैयारा इराक में तबाह हुआ था, दो हिट हुए थे, एक तबाह हो गया था, एक बच गया था। यानी हिट से मुराद है कि इतना मामूली उसको इम्पैक्ट आया कि वो ठीक कर लिया गया। तो यहाँ 5 तैयारे खड़े थे इस एयरपोर्ट पर, और ईरान की बमबारी में एक तबाह हो गया। और ख़बर जो इब्तदा में आई वो ये थी कि पाँचों के पाँचों जहाज़ हिट हुए हैं। यानी वहाँ 5 जहाज़ खड़े थे, पाँचों ही हिट हुए हैं, और 4 को नुकसान पहुँचा, एक तबाह हो गया। लेकिन अब अमेरिका ने वो तफसील जारी कर दी और उसने कहा है कि एक जहाज़ तबाह हुआ है, बाकी 4 को कोई नुकसान पहुँचा ही नहीं। बल्कि अमेरिका ये कहता है कि जो जहाज़ तबाह हुआ है वो भी जुज़वी तौर पर तबाह हुआ था, उसकी भी मुरम्मत कर ली है। ये उसका दावा है। लगता नहीं है कि इतनी जल्दी उन्होंने मुरम्मत कर लिया होगा। ये बहुत बड़ा 40 अरब रुपए मालियत का जहाज़ है, 40 अरब रुपए से भी ज़्यादा महंगा है, तो इतनी जल्दी कैसे रिपेयर कर सकता है कोई। अच्छा, दूसरा ये दूसरा बड़ा हमला था। तीसरा बड़ा हमला इराकी गुरिल्ला तंजीमों ने किया है। उन्होंने बगदाद में अमरीकी सफारत खाने को ड्रोन से हिट किया, और उसमें उसकी इमारत के एक हिस्से में आग भी लगी है। और ये हमला वहाँ की गुरिल्ला तंजीमों ने किया है, ये ईरान का हमला नहीं था। ईरान ने जो मिज़ाइल फेंके हैं, इसराइल पर 9 से ज़्यादा मिज़ाइल फेंके हैं। उनके नतीजे में यरूशलेम और शुहाम के शहरों के अलावा जनूब की जो बंदरगाह है, जो खलीज ये बहरा कुल्ज़म की तरफ निकलती है, इलात, वहाँ भी तबाही हुई है। कितनी तबाही हुई है इसराइल, इसकी तफसील नहीं बता रहा। और मैं आपको ये फिर बता दूं कि इसराइल अपने नुकसानात मसलसल छुपा रहा है, और हकीकत में जिस तरह अब चीज़ें सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, तो उनसे पता चलता है कि इसराइल में हिलाकतें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, ज़ख्मी भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन वो चीज़ें छुपा रहे हैं। अफवाहें तो फिर यहाँ तक फैली हैं कि नेतन्याहू भी मर गया, उसका भाई भी मर गया, एक और वज़ीर भी मर गया, लेकिन इसराइल इनकी तरदीद करता है। और ये तरदीद उस वक्त तक काबिल इत्मीनान नहीं होगी इसराइल के अवाम के लिए जब तक नेतन्याहू मंजर आम पर नहीं आ जाते। 2 दिन पहले उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन उस पर एतराज़ात हुए कि ये शायद AI की जनरेटेड थी, असली नहीं है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो जो की थी उन्होंने, उसमें कुछ सहाफ़ियों को नहीं बुलाया था, बल्कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके चलाई थी। तो जिससे लगता है कि हाइड आउट कोई ऐसा है जहाँ वो छुपा हुआ है, या ज़ख्मी है, या क्या है। और अब जो नुकसानात हुए हैं उनकी तफसील कुछ इस तरह से है कि इसराइल में अब तक 2500 से लेकर 3000 तक इमारतें तबाह हुई हैं, जिनमें बड़ी बड़ी इमारतें भी शामिल हैं और जिनमें छोटी छोटी इमारतें भी शामिल हैं। इसी तरह ईरान में अब तक 43,000 बिल्डिंग जो है वो तबाह हो चुकी हैं, और इनमें बड़ी इमारतें भी शामिल हैं, छोटी इमारतें भी शामिल हैं, रिहायशी यूनिट भी शामिल हैं। सिर्फ तेहरान में 10,000 इमारतें तबाह हुई हैं। तेहरान शहर में, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तेहरान लाहौर से छोटा शहर है, आबादी में तकरीबन 1 करोड़ से भी कम आबादी है, 90-95 लाख आबादी बताई जाती है, लेकिन 1 करोड़ लगा लें। लाहौर 1.25 करोड़ आबादी का शहर है, ये 1.5 करोड़ आबादी का शहर है। तो आप लाहौर का तसव्वुर करें कि जहाँ 10,000 इमारतें कितनी ज़्यादा आपको नज़र आएंगी अगर खुदा न खास्ता किसी भी ऐसे शहर में जिसकी आबादी इतनी हो और वहाँ 10,000 इमारतें तबाह हों। तो ये
ईरान तेहरान का तकरीबन 25% इलाका आबादी से पहले ही खाली हो गया है। और फिर आपने कल अलकुदस के जो देखे, अलकुदस रैली के जो मनाज़र आपने देखे तेहरान में, तो वो आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि जो मरकज़ी रैली थी तेहरान की, सबसे बड़ी रैली ईरान में जो निकाली गई वो तेहरान की रैली थी। उसमें 5 या 6 हज़ार के करीब लोग थे, जबकि माजी में अलकुदस रैली में 1 लाख या इससे भी ज़्यादा लोग आते थे। तो ये इतनी ज़्यादा कम तादाद जो है, तो इसकी वजह यही है कि तेहरान के कुछ इलाके तो वैसे ही आबादी से खाली हो गए, और कुछ वहाँ रस्ते ब्लॉक हैं, और कुछ खौफ व हरास, क्योंकि मुसलसल बमबारी होती। जब वो रैली हो रही थी तो उस वक्त भी उससे कुछ फासले पर बम गिरने की आवाज़ें रैली तक पहुँच रही थी। तो ये यानी इससे ये पता चलता है कि तेहरान अब पहले जैसा पुररौनक शहर नहीं रहा, बड़ी हद तक उजड़ गया है। और उजड़ा तो खैर तल अबीब भी है, लेकिन सही इतला ना तो तल अबीब से आ रही है और ना ही तेहरान से आ रही है, दोनों जगह सेंसर है। अमेरिका इस बारे में थोड़ा सा खुला जहन रखता है कि वो अपने नुकसानात को उस तरह से छुपाता नहीं है, और उसको गुमराह को शक्ल ज़रूर देता है। मसलन वो ये कह देगा कि नहीं, ये जो जहाज़ गिरा है ये दुश्मन के हमले में नहीं गिरा, बल्कि ये फ्रेंडली फायरिंग की वजह से गिरा है, या कोई अज़ खुद हादसा हो गया है। यानी ये गुमराही तो फैलाता है, लेकिन वो कभी ये नहीं करता कि उसके अगर कोई जहाज़ तबाह हुआ है तो वो कहे कि तबाह नहीं हुआ, वो तबाही मानता है। और उसकी वजह ये नहीं है कि अमेरिका बड़ा इस बारे में फराग दिल है, बल्कि उसकी वजह अमेरिकी सिस्टम है। वहाँ इतलात छुप नहीं सकती इस तरह की, और अगर छुपाई जाएंगी तो अमेरिका के अंदर मीडिया और जो हुकूमत के नाकदीन होते हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, और फिर वो गुल मचा देते हैं। जैसा कि हालिया दिनों में अब अमेरिका की जो इस पॉलिसी पर तनकीद हो रही है, तो ट्रंप को लेने के देने पड़े हुए हैं कि आपने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के पहलू सामने क्यों नहीं रखे, आपने कोई हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई, कोई प्लानिंग किए बगैर ही आपने आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान कर दिया, और फिर इसमें आपको नाकामी हुई, तो ये आपकी बड़ी शर्मिंदगी है। बहरहाल अब ये खबर है कि अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का हतमी फ़ैसला कर लिया है, और सदर ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है कि हम ये खुलवा लेंगे, और अगर नहीं खुलवा सके तो ज़ाहिर ट्रंप की बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन उसका ये ऐलान कि अब हम खुलवा लेंगे, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई स्ट्रेटजी उन्होंने तैयार कर ली है। तो आने वाले 2 या 3 दिन मेरे हिसाब में बहुत ही अहम होने वाले हैं। और अगर जैसा कि अमेरिका ने ऐलान किया है खार्क जजीरे पर कब्ज़ा करने का, और जैसा कि ईरान ने ऐलान किया है दुबई को, पूरे के पूरे दुबई को हिट करने का, और जैसा कि ईरान ने ऐलान किया है कि वो सऊदी अरब की मगरबी बंदरगाहों को भी हिट करेगा, तो ये 3 काम अगर हो जाते हैं तो फिर तबाही का दायरा इस वक्त के अंदाज़ों से ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।